इससे हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें। खबरें सिर्फ हादसे नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती है हौसला, बढ़ाती है आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। वे लोग जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से ला रहे हैं बड़े बड़े बदलाव। वे लोग जो यूं तो है आम, लेकिन अपने विशेष कार्यों से बन गए हैं बेहद खास। साधारण लोग जो रखते हैं असाधारण जज्बा कुछ कर दिखाने का। वे लोग जिन्हें देश कर रहा है सलाम, और ये है हमारे पद। दर्शकों के असीम स्नेह के बाद हम हाजिर हैं लेकर हमारे पद्म का सीजन 2, रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर। INDIA यानी विपक्षी गठबंधन जो बनाया गया था, उसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज दिल्ली में बैठक हो रही है। 4 बजे से बैठक शुरू हो गई है। हालांकि अलग अलग तरीके से बयानबाजी आई है। कोई कह रहा है सीट शेयरिंग पर बात होगी, कोई कह रहा है फॉर्मूला तैयार होगा, कोई कह रहा है कि किन किन जगहों पर कौन कौन लड़ेगा उस पर बात होगी। तो ये तमाम अटकलें तो लगाई जा रही हैं, लेकिन एक मुद्दा जिसको लेकर एजेंडा साफ नहीं हो पाया है, और क्या इस बैठक में होगा या नहीं होगा, इस पर भी अभी तक पर्दा नहीं उठा है, वो है सनातन। सनातन अब वो मुद्दा बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि डीएमके ने कुछ सुपारी सी ले ली है कि INDIA ये पूरी तरह से उसके लोग जो नेता हैं अलग अलग जगहों से जो आए हैं, वो सभी कोशिश कर रहे हैं कि बार बार ये कहें कि मनभेद भी नहीं है, मतभेद भी नहीं है, महत्वाकांक्षा भी नहीं है, हम सब एकजुट हैं। लेकिन कोई ना कोई दल हर रोज ऐसी बयानबाजी अब सनातन पर कर ही देता है, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि क्या अब इस मुद्दे पर INDIA टूटेगा। और आज तो बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संबित पात्रा ने, उन्होंने सीधे सीधे एक बड़ा आरोप लगा दिया ये कहकर कि सोनिया गांधी जब से भारत में आई हैं तब से देश में सिलसिलेवार तरीके से हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ माहौल बनाने की एक मुहिम सी चल गई है। कई एग्जाम्पल भी संबित पात्रा ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। और उसके बाद राघव चड्ढा ने कहा कि वो भी सनातनी है और उन्हें इस पर गर्व है। केसी त्यागी भी कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ कोई भी बयानबाजी के साथ वो नहीं है। तो जब हर दल सनातन के साथ खड़े होने का दावा कर रहा है, तो फिर डीएमके के खिलाफ और डीएमके को इस गठबंधन से बाहर निकालने को लेकर अब तक कोई प्रस्ताव क्यों नहीं लाया गया? जरा इस सवाल को तलाशने की कोशिश करेंगे। बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे भी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं उन बयानों पर जो आज इस मुद्दे को लेकर चर्चा में रहे। ये अरविंद केजरीवाल जी का नारा था, देश से स्वस्तिक चिन्ह को मिटाना है। एक स्वस्तिक चिन्ह मिटाना चाहता है, एक राम मंदिर नहीं बनने देना चाहता है, एक चाहता है कि राम मंदिर बन जाए तो वहां गोधरा हो जाना है, एक चाहता है कि हिंदू धर्म का लोप हो जाना है। तो ये जो एंटी हिंदू कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक हो रही है, वो किस लिए हो रही है? मैं खुद सनातन धर्म से आता हूं, और जो बयान आ रहे हैं सनातन धर्म के विरुद्ध, मैं उसकी निंदा करता हूं, घोर निंदा करता हूं, और उसके विरोध में खड़ा हूं। हमें अपने सनातनी होने पर गर्व है, और डीएमके के नेताओं से हमारी अलग राय है। जब से एंटोनियो माइनो इस देश में आई हैं, एक साजिश के अंतर्गत इस देश में हिंदू विरोधी गतिविधि चल रहा है। मीटिंग के बाहर कौन क्या बोलते हैं, मीटिंग के बाहर क्या पॉलिटिकल स्टेटमेंट जाता है, और मीटिंग के अंदर क्या तय होता है, और उस तय हुई चीजों पर कैसे लोग एक एक कदम लेते हैं, हमारे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है बनिस्बत इसके कि किसने छत्तीसगढ़ में खड़े होकर के क्या बोला, किसने पंजाब में खड़े होकर के क्या बोला।
कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है वो बहुत ही कमजोर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है। इसमें तो नीतीश कुमार को होना चाहिए था, राहुल गांधी इसमें होते, ममता बनर्जी होते, तो हर पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वही ना निर्णय करते हैं। बैठे लोगों को निर्णय का तो अधिकार नहीं है। तो केवल शरद पवार और हेमंत सोरेन और एम.के. स्टालिन ये 3 लोग हैं। तो अगर शरद पवार हैं तो उसमें नीतीश कुमार क्यों नहीं है? तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसको आपने सिलसिलेवार तरीके से सुना। सनातन को लेकर तो ऐसा लग रहा है कि फंस ही गया है गठबंधन, क्योंकि अब सभी बताने में लगे हुए हैं कि सनातन जो है वो उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुद को सनातनी होने की लगातार बात भी की जा रही है। लेकिन अब सवाल यही है कि जब सभी ये दावा ठोक रहे हैं कि इस मुद्दे पर डीएमके के स्टैंड के वो खिलाफ हैं, तो फिर प्रियांक खड़गे उनके बयान के साथ हैं या नहीं है, जगदानंद सिंह उनके बयान के साथ हैं या नहीं है, और राहुल गांधी के बयान के साथ हैं या नहीं। चलिए, बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जरा जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सिद्धार्थ यादव जी, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ तहसीन पूनावाला जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अनुप्रिया जी भी जुड़ गई हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू हैं, और हमारे साथ किशोर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला आज आप ही से जरा शुरुआत करना चाहूंगी। आपने सुना संबित पात्रा को। संबित पात्रा ने सीधे कह दिया है कि जब से सोनिया गांधी की भारत में एंट्री हुई है, जब से वो भारत आई हैं, तब से हिंदू धर्म के खिलाफ एक एक करके, सनातन के खिलाफ एक एक करके इस तरह के बयान देने और उसको खत्म करने की एक सोची समझी स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। पहले इस पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगी। रीमा जी, दोबारा से आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और आपका तो एक बहुत सीरियस शो है, सारा देश देखता है। आप मुझे रूलिंग पार्टी, वर्तमान सरकार के मजाकिया स्टेटमेंट्स पे कमेंट करने को बोले। खैर, मैं कर देता हूं मजाकिया स्टेटमेंट्स पे कमेंट। मजाकिया था या लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ था, क्योंकि बेरोजगारी पे बात करनी नहीं है, जो देश के असली मुद्दे उस पे बात करनी नहीं है, जो इनका फॉरेन पॉलिसी फेलियर्स है इस पे बात करनी नहीं है। तो बस बात झूठ बोलो, उस झूठ को दोहराओ, दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रचार करो। चलो इनके सवालों का उत्तर देते थे। 1 मिनट में मान लेता हूं कि कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है हिंदुओं के खिलाफ, 1 मिनट मान लेते है नहीं, लेकिन मान लेते। क्या सोनिया गांधी जी ने दिलीप बाबू के जुबान में वो शब्द डाले जिसमें मां दुर्गा का अपमान हुआ? क्या महेश शर्मा जी, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी इस मुल्क के प्रधानमंत्री थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मां सीता का कोई प्रूफ नहीं है, वो शब्द भी सोनिया जी ने डाला? और नरेश अग्रवाल ने जिन शब्दों का प्रयोग किया भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर के लिए, रीमा जी, अगर मैं इस शो में उन शब्दों का प्रयोग करूं, आप और मैं दोनों 153A 295A में अरेस्ट हो गए। अरुण जेटली जी ने कहा इस आदमी को अरेस्ट करते जेल में डालना चाहिए पार्लियामेंट में। वो आदमी आज उत्तर प्रदेश में भाजपा का श्रेष्ठ नेतृत्व को संभालता है। क्या वो भी सोनिया गांधी जी कर रही थी? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं है। ये देश को और दुनिया को ठगने वाले लोग कम से कम सनातन धर्म पर ना बोले। अब मैं इनको एक्सपोज करता हूं। यादव भाई आए भाजपा से, मेरे में तहसीन पूनावाला में जो कांग्रेस का सपोर्टर है, हिम्मत है कहने को प्रियांक खड़गे गलत था। मेरे में हिम्मत है कहने को कार्ति चिदम्बरम गलत था। इनमें हिम्मत है कहने को महेश शर्मा गलत है। इनमें हिम्मत है कहने को नरेश अग्रवाल गलत है। इनमें हिम्मत है कहने को कि दिलीप बाबू गलत है और माननीय प्रधानमंत्री को उन पर एक्शन लेना चाहिए। मेरे में हिम्मत है। यही फर्क है कांग्रेस में और भाजपा में। नहीं, तहसीन पूनावाला जी, मैं जवाब लेती हूं सिद्धार्थ यादव जी से, लेकिन गलत है कहने की तो हिम्मत है, आप कह रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत है या नहीं है कांग्रेस पार्टी में? अगर गलत है और ये मानने की हिम्मत भी है, तो कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है कभी भी? सिर्फ बयानबाजी हो रही है ना ये, तो फिर इसका मतलब तहसीन जी? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह के बयानों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उनसे माफी मंगवाई गई है और कांग्रेस ने अपना रुख रखा है कि हमारा माफी मंगवाई। अब मैं कहता हूं माफी देखी नहीं किसी ने। प्रियांक खड़गे की माफीनामा कहां था? अभी तक वो कहीं वायरल हुआ नहीं है ना, ही हमारे सामने है। सुरजेवाला जी ने कहा इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं हो सकती। और आज जो माफीनामा नहीं है, और आज जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग है, ये भी कहा जाएगा डीएमके से। लेकिन मैं दोबारा से कहता हूं, मैं तो कह रहा हूं ना कांग्रेस खराब है। आप बताओ ना, इनको कहो इसे इतना कहते माननीय प्रधानमंत्री बैठे थे पार्लियामेंट में और महेश शर्मा जी कहे कि मां सीता का कोई प्रूफ नहीं, बता दें आज गलत है। ओके, सिद्धार्थ यादव जी, ओके, लगातार यही आरोप लग रहे हैं कि जब भी ऐसे लोग आपकी पार्टी के साथ एसोसिएट करते हैं तो शायद उनके बयान भूल जाया करते हैं आप, और यही बात तहसीन पूनावाला कह रहे हैं। पहले इस पर रिएक्शन, फिर आगे बढ़ते हैं।
देखिए रीमा जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तहसीन भाई बहुत अच्छे आदमी हो सकते हैं और बहुत हिम्मत दिखा रहे हैं, मेरे में हिम्मत है। आपकी हिम्मत का देश करेगा क्या? आपके नेता तो उनके साथ खड़े हैं। अगर हिम्मत दिखानी थी तो राहुल जी दिखा देते, सोनिया जी दिखा देती। कोई तो हिम्मत दिखा के कहता कि हाँ इन्होंने गलत कहा। सनातन को बीमारी बता देने वाले, डेंगू, मलेरिया, ऐसी बीमारियां बता देने वाले, उसके साथ में आपके केसी वेणुगोपाल जी कहते हैं कि स्वतंत्रता है, जो कोई कुछ बोलना चाहे बोल सकता है। और आप इसको कहते हैं आप बड़ी शो में हिम्मत दिखा रहे हैं। राहुल जी की हिम्मत कहां चली जाती है? वो हिम्मत वाले नहीं है, सोनिया जी हिम्मत वाली नहीं है। आपका असल एजेंडा यही है कि आपकी 3 बैठकें आपके इस गठबंधन की हुई, 2024 का चुनाव आया, 3 बैठकें आपने करते सोचा कि क्या किया जाए, 24 में पोलराइजेशन करें, तुष्टीकरण करें, क्योंकि आप एक मैकॉले मार्क्सिस्ट जो मानसिकता है उससे ग्रसित हैं। आपको लगता है कि जब देश में हम हिंदू मुसलमान करेंगे, शायद हिंदुओं को गाली देंगे, सनातन को गाली देंगे, तो मुसलमान भाई बहुत खुश हो जाएंगे और इसलिए हमें बहुत ज्यादा वोट देंगे। ये जो आपकी मानसिकता है, बांटो और राज करो, इसको देश समझ चुका है। और इसीलिए जब आपने अपनी तीसरी मीटिंग करी, बड़ा खंडन किया। किसने खंडन किया? अभी कह रहे थे माफी भी मांग ली, मंगवा ली। रणदीप सुरजेवाला जी माफी मांगेंगे। जो लोग वो जो जाके कहते हैं कि जो हमें को वोट नहीं करते ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तो माफी मांग रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, हां मैंने गाली दी है, मैं कोई माफी नहीं मांगूंगा। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने स्पष्ट कर दिया, दिस इज एज गुड एज अ डिजीज। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। और यह श्रृंखला आज शुरू हुई होती तो बहुत जरूरी बात होती। हम तो स्पष्ट करते हैं। मैं रीमा जी आज आपके शो पे करता हूं, कोई भी व्यक्ति जो सनातन को गाली देगा, जो सनातन को खराब बताएगा, हम उसका खंडन करेंगे, चाहे फिर वो दल हो, चाहे फिर वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई नेता हो। हमारे लिए ये कोई वोट का विषय नहीं है, हमारे लिए चोट का विषय है। अगर कोई भी ऐसी बात बोलता है तो उसके लिए हम राजनीतिक फायदे नहीं देखते, हम उसके साथ बैठकों में जाकर के नहीं बैठते। हम नहीं कहते कि ओहो गलत किया, पर कोऑर्डिनेशन कमेटी में जाकर के बैठ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी में चाय पकौड़ी चल रही है साथ में, और यहां पे आके हिम्मत दिखा रहे हैं आप। ऐसी हिम्मत मत दिखाइए तहसीन भाई। तहसीन जी रुक जाइए, आपके पास आ रही हो, लेकिन किशोर तिवारी जी एक मिनट रुके ना। किशोर तिवारी जी, 2 बाइट तो आपने सुन ली। आम आदमी पार्टी राघव चड्ढा, उन्होंने क्लियर कर दिया उन्हें सनातनी होने पर गर्व है। दूसरी तरफ केसी त्यागी, उन्होंने भी जेडीयू का रुख क्लियर कर दिया है कि हम भी सनातनी हैं और हम डीएमके के साथ नहीं है। अभी तक ये गोधरा वाले एपिसोड को हटा दें जो अभी उद्धव ठाकरे ने बोला है, लेकिन ये सनातन वाले पर आपका स्टैंड क्लियर नहीं हुआ। सनातनी होने पर गर्व है नहीं है, उस बीच में गोधरा का स्टैंड आ जाता है, राम मंदिर का स्टैंड आ जाता है, तो वो सब घालमेल सा हो गया शिवसेना उद्धव गुट में। कितना सनातन चलाओगे? मुझे तो तुम्हारी बात से ऐसा लगता है मेरे पार्टी के मुखपत्र में जितने कड़क शब्दों में लिखा गया उतने कड़क शब्दों में और कहीं लिखा नहीं गया। और जितनी आलोचना हमारे पार्टी ने की है डीएमके की, कि आप ये जो बात कर रहे हो तो आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ हो, ये जनेऊ वाली जो इनकी पॉलिटिक्स है उस पे बात कर रहे हो, छुआछूत पे बात कर रहे हो, परंपराओं में जो खामियां है उस पे बात कर रहे हो, जिस पर शंकराचार्य ने बात किया, कुमारिल भट्ट ने बात किया, तो वो सब ठीक है। पर डीएमके का हर वक्त कहना कि सनातन ये है, सनातन वो है, सनातन को खत्म कर देंगे, इन सब चीजों से शिवसेना या इंडिया अलायंस का किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो डीएमके किसका पार्ट है? डीएमके आपके अलायंस का पार्ट नहीं है? अरे देखो रीमा पाराशर जी, दलित आंदोलन की हिस्ट्री जिनको चाहते हैं वो ये पूरे प्रकरण को अच्छे से समझते हैं कि वो छुआछूत या जो सामाजिक अन्याय हुआ उसके खिलाफ दलितों के आंदोलन की एक द्राविडियन हिस्ट्री है, और उसके संदर्भ में वो सनातन को बोल रहे हैं, तो ये सब गलत है। सनातन में वेद आते हैं, वेदांत आता है, सनातन की अपनी एक परंपरा है, लेकिन सनातन के कुछ खामियां थी, इसमें अनटचेबिलिटी, कुछ कुप्रथाएं थी, इसके वजह से तो शंकराचार्य को पुनर्स्थापना करनी पड़ी। और मैं नहीं चाहता कि अब यहां पर सिद्धार्थ यादव दिखने में तो बहुत स्मार्ट है, बात भी बहुत स्मार्ट कर रहे थे, लेकिन एआईडीएमके का क्या स्टैंड है? एआईडीएमके को पूछो ना, वो तो कह रहे वो तो ज्यादा लंबा हो गए। और अब आंबेडकर जी कहते थे कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरना नहीं चाहता। इस पर वो बोलते क्यों नहीं? मेरे ख्याल से त्रिपाठी जी इस पर बात करेंगे
क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। लेकिन सिद्धार्थ यादव, आपके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए। आर्थिक मुद्दे, रोजगार, किसान की आत्महत्या, बढ़ती किशोर तिवारी जी, ये कैसे, ये आपने पहले डिक्लेयर कर दिया, आपको पता है बिना क्वालिफिकेशन के, बिना उनके बारे में आप जानते हैं सब कितने पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं। आप हर रोज शो पर आकर हर किसी के बारे में कोई ना कोई ऐसा कमेंट कर देते हैं कि विवाद पैदा हो जाता है। अब आप कह रहे हैं कि वो पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नहीं पता है, कल आपने कुछ और कहा था, तो मैं समझ नहीं पाती ऐसे पर्सनल कमेंट। 4 डिग्री है तिवारी जी। नहीं, पर्सनल कमेंट मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो सिद्धार्थ यादव बहुत ही स्मार्ट दिख रहे हैं ये मालूम पड़ा, लेकिन उनकी पार्टी केवल हिंदू मुसलमान सनातन, अरे सनातन के कॉपीराइट इनके क्या कॉपीराइट थे? सनातन के कॉपीराइट इनके नहीं है, उनके सनातन को विश्लेषण करिए। अच्छा ठीक है किशोर जी, मैं हर्षवर्धन जी को एक बार डिबेट में लेकर आना चाहती हूँ। हर्षवर्धन जी, मत बोलो, क्या INDIA अलायंस सनातन के मुद्दे पर फंस गया है? हर रोज क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है, हर रोज कोई और मुद्दा आगे खड़ा हो, लेकिन पहले अब सनातन को ही लगता है कि समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं रीमा जी, देखिए किशोर तिवारी जी बड़े समझदार और बहुत वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन कई बार उनको मैं देखता हूं कि आजकल बड़े असहज रहते हैं। असहज होने की वजह बड़ी स्पष्ट है। वो जिस तरह की राजनीति करते हुए उद्धव साहब के साथ अभी आगे बढ़ रहे हैं, और जो बाला साहब ठाकरे की राजनीति थी उसमें कहते हैं ना कि नॉर्थ पोल साउथ पोल हो गया है। तो अब संकट तो होगा, आप किस अवस्था में हो जाएं, अगर एकदम 2 दिशा में जाने वाली चीजें आपको, तो बड़ा संतुलन बनाना मुश्किल होता है। लेकिन आप जरा सोचिए, ये कहना कि सनातन के खिलाफ और ये कहना कि छिटपुट टिप्पणियां करना, बहुत से लोग हैं, नेता उत्तेजित होते हैं, उसमें बहुत सी बातें वो बोल जाते हैं, लेकिन क्या इस देश में कोई भी पार्टी, जिसको कहते हैं कि किसी ने कहा हो कि हिंदू धर्म का नाश कर देंगे, सनातन का नाश कर देंगे, कोई एक पार्टी आपके ध्यान में आती है? कई लोग कह रहे हैं कि दक्षिण भारत की राजनीति है, इसको उत्तर भारत में मत देखिए। इसका मतलब आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि ये गठजोड़ तय करके इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहा है। और चूंकि कुछ बातें हैं जो लोगों के जेहन में एकदम से बिल्कुल चस्पा हो जाती हैं, कहते हैं मन मस्तिष्क पे चिपक जाती हैं। 2007 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी थे, चुनावी रैलियों में थे, और उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा अगर गांधी परिवार का कोई होता तो बाबरी मस्जिद नहीं गिराई जाती। 2007 राहुल गांधी। इस देश में दूसरे सबसे बड़े लंबरदार हैं सेकुलरिज्म के, लालू प्रसाद यादव। अयोध्या, सोमनाथ से अयोध्या यात्रा चल रही थी आडवाणी जी को, उसको रोक दिया, इसी नाते वो सबसे बड़े नेता हो गए। मुलायम सिंह यादव, कार सेवकों पर गोली चलाई जो राम मंदिर के लिए जा रहे थे। मुझे लगता है कि इस देश ने नेताओं को देखा है, उनके व्यवहार को देखा है, और जब आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि सनातन का राज हो जाएगा, या उनके बेटे प्रियंक खड़गे कहते हैं, और उदयनिधि स्टालिन के बयान पर ए राजा कहते हैं कि वो तो कम बोल गए, लिबरल हैं, वो तो उदारवादी हैं अगर डेंगू मलेरिया का। मुझे लगता है कि गठजोड़ की तरफ से कोई भी स्पष्ट बयान अभी तक नहीं आया है। उनको लगा था कि ये दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें और कम करेगा। तमिलनाडु में वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की अभी तक कोई भी सीट नहीं है। कर्नाटक में सीटें हैं, उनको लग रहा था कि हम वहां कुछ करेंगे, लेकिन जब कर्नाटक से भी उनको प्रतिक्रिया उल्टी दिख रही है, पूरे देश से विशेषकर उत्तर भारत से प्रतिक्रिया उल्टी दिख रही है, महाराष्ट्र में इसको लेकर बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी है, अब उनको लग रहा है कि कोर्स करेक्शन कैसे करें। लेकिन जिसको कहते हैं ना, डैमेज तो हो चुका, अब मुझे नहीं लगता कि इसको सुधार पाएंगे। किशोर जी को यह सबसे अच्छे से पता है, इसीलिए असहज ज्यादा है। असहज है, लेकिन कल जब इनके प्रवक्ता शो में थे, वो मुझसे बार बार एक ही परिभाषा पूछ रहे थे, सनातन की परिभाषा। उनका कहना था कि हिंदू तो हम हैं, लेकिन सनातन जैसा तो कुछ है ही नहीं भारत में। लगातार डिबेट वो कर रहे थे। तो किशोर जी आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मैं अनुप्रिया जी को जरा एक बार डिबेट में लेकर आना चाहती हूँ। अनुप्रिया जी, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक तरीके से एकजुटता जो शुरू हुई थी उसकी मुहिम तो उन्होंने, आप सवाल पे जाएं, जी परमेश्वर को पूछ लेना चाहिए आके, अपने इंडी गठजोड़ के लोग हैं ना ये सब, इनको पूछ लेना चाहिए अपने साथ के लोगों से। भाई जी परमेश्वर ममता जी से पूछ लें, ममता जी केसी त्यागी से पूछ लें, केसी त्यागी राघव चड्ढा से पूछ लें, ये सारे सवाल जवाब, और किसी से ना हो तहसीन भाई को बुला लें। मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कितने मुंह से ये लोग बातचीत कर रहे हैं। और राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक मुद्दे आप करिए, लेकिन इस देश की पहचान ही सनातन है। यहां तक कि आप कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो जाए, फिर भी आप कहते हैं कि हम व्यवहार से सनातनी हैं।
हम प्रकृति को मानते हैं। हम जिस तरह से दुनिया आज जो सोच रही है वो सनातन बहुत पहले से सोचता और उसको प्रैक्टिस करता रहा, और उसको मिटाने की बात आप करके राजनीति करना चाहते हैं। कम से कम इस मुद्दे पर तो सबको स्पष्टता से आना चाहिए। ठीक है अनुप्रिया जी, क्लैरिटी कब तक हो पाएगी? आज की बैठक में क्या जेडीयू की तरफ से ये एजेंडे पर लाने की कोशिश होगी? वैसे तो लल्लन सिंह जी तो नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी क्या इस मुद्दे पर एक प्रस्ताव नहीं पारित होना चाहिए कि सनातन पर INDIA का रुख है क्या आखिर? रीमा जी, पहला एक तो मेरा सवाल आपसे है कि क्या मुझे लगता है कि हम गंभीर पत्रकारिता के रूप में आप यहां कर रही हैं? क्योंकि आप जिस विषय पे मुझे कहा गया आपकी टीम की तरफ से वह यह था कि इंडिया गठबंधन की जो पहली बैठक हो रही कोऑर्डिनेशन टीम की, उस बैठक के बारे में। लेकिन आप जो कहते हैं कि जो आरोप लगा है कि गोदी मीडिया का, इसका मैं एग्जांपल आपके तरफ से मैं नहीं चाह रही थी कि डीडी न्यूज यह करेगा कि अपने गेस्ट को जिस विषय पे बुलाते हैं उस विषय पे बात नहीं करते। आपने मेरा सवाल सुना था अनुप्रिया जी? मेरा सवाल सुना आपने? लेकिन मैं आप अपने मेरा सवाल आपसे क्या था? क्या चला रहे? मेरा सवाल आपसे क्या था कि क्या आज की बैठक में सनातन को लेकर रुख साफ किया जाएगा या नहीं? मेरा सवाल आपसे क्या था? मैं फिर बोल रही हूँ, हाँ। आपने आपके टीम की तरफ से मुझे यह नहीं कहा गया था कि सनातन के विषय पे आप चर्चा करेंगे, और कहा जाता तब उस विषय पे मैं बात करती। क्योंकि जो आरोप आप लगा रहे हैं और जिस आरोप की बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कई आरोप ऐसे हैं जो इंडिया के तरफ भी एनडीए की तरफ भी उठता है। तो आप लगाइए ना आरोप, उसका जवाब देने के लिए बीजेपी बैठी है अनुप्रिया जी। लेकिन आप ये आरोप मत लगाइए ना कि सनातन पर नहीं बोला गया था, इसलिए INDIA की बैठक में सनातन में क्या हो रहा है? मेरा सवाल ही आपसे यही था। रीमा जी, हमारे पास में जो आपकी टीम मुझसे संपर्क की थी, उन्होंने मैसेज के द्वारा मुझे सूचित किया कि किस टॉपिक पे होना है। मैं कहती हूँ कि इस तरह के दाग जो लगे हैं ना गोदी मीडिया की, ये सरकार की जो मैं कहती हूँ कि हिमायतीकार करके बैठे हैं, इस तरह की चर्चा मुझे लगता है, और हमने शुरू से कहा है। ओके, तो अनुप्रिया जी, सनातन पर सवाल पूछने से गोदी मीडिया कैसे हो जाता है? मैं ये सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। क्या DMK को बोलने के लिए पत्रकारों ने कहा है कि आप जाकर एक सेमिनार में इस तरह का मुद्दा उठाइए और बोलिए, उसके बाद INDIA गठबंधन का हर नेता इस पर सफाई देता घूम रहा है, यह भी गोदी मीडिया ने कहा है, जिसको आप गोदी मीडिया कह रहे हैं, मतलब पत्रकारों ने कहा है। तो ये सब मतलब देश में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ मीडिया करवा रही है नेताओं से, कहने का मतलब ये है। मैं आपके शो पे पहली बार नहीं जुड़ी हूँ रीमा जी, और मैं आपसे गंभीर पत्रकारिता की उम्मीद जरूर करती हूँ, और इस चैनल से भी उम्मीद करती हूँ कि आप जब अपने गेस्ट को जिस मुद्दे पर कह रहे हैं उसी मुद्दे पर चर्चा की जाए। लेकिन अगर आप जिस सवाल के साथ आज है ना, सनातन बिना इंडिया है कि नहीं है, आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि आप बीजेपी से पूछ लीजिए कि एनडीए में जितने भी घटक दल हैं, क्या उनके ऊपर कभी कोई आरोप नहीं लगा है क्या? आप यूपी चले जाइए, यूपी सरकार में कई ऐसे नेता हैं, इनके सहयोगी दल हैं, जिन्होंने प्रभु श्री राम के पिता के ऊपर सवाल उठाया, मां सीता के अस्तित्व पर सवाल उठाया। तब यहां सनातन खतरे में नहीं था, तब हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, और हम तो खंडन करते हैं, चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ में हो या एनडीए में हो। किसी को अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म के ऊपर और किसी जाति के ऊपर सवाल उठाए, क्योंकि उनके बोलने से किसी को किसी धर्म और किसी जाति का सम्मान की बात आप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये संविधान इजाजत नहीं देता है। हमारा देश संविधान से चलता है, और संविधान यह कहता है कि इस देश में सभी धर्म का सम्मान होना चाहिए। इसलिए चाहे वो इंडिया गठबंधन के साथ में लोग हो या एनडीए में हो, हम कड़ी निंदा करते हैं। किसी को अधिकार नहीं है किसी भी धर्म पे सवाल उठाने का। ठीक है, और मुझे लगता है कि अगली बार से आप अपने सवाल को क्लियर करेंगे। अनुप्रिया जी, मैं ये सवाल तो आपने पूछ ही लिया बीजेपी से, लेकिन मैं आपको एक क्लियरिटी यहाँ पर दे दूं। आई थिंक कि जब भी शो में कोई भी आता है नेता, और आप तो पार्टी की एक ऐसा चेहरा है जो लगभग हर चैनल पर आजकल डिबेट्स में बैठ रही है, तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आज जब कोऑर्डिनेशन कमेटी की आपकी बैठक हो रही है और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इसी मीटिंग्स को लेकर, उसमें वो अगर आरोप तमाम लगा रहे हैं और उसमें सनातन धर्म सबसे अहम मुद्दे के तौर पर आता है, जिसको लेकर के बयानबाजी चल रही है, तो उस पर अपडेटेड होकर ही आना पड़ेगा ना शो में। तो ये सवाल तो उठेंगे ही ना मैडम। मैं इतने बड़े बड़े इश्यूज को दरकिनार करते हुए सिर्फ आपकी बैठक में सीटों पर चर्चा हो रही है या नहीं हो रही है, किस मुद्दे पर क्या हुआ, ये सब चीजें हटाते हुए मैं बात नहीं कर सकती ना। इसलिए कृपया अगर आप नेशनल चैनल पर आ रही हैं किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए, तो हर मुद्दे पर तैयारी के साथ आना पड़ता है। मैं अगर उसमें कट शॉर्ट करके नहीं हम बात कर सकते। नहीं सिद्धार्थ जी,
मैं उसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ रीमा जी, कि अगर आप मुझे विषय की तैयारी की बात कहेंगी तो विषय हमें सब चीज जानकारी है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं नेशनल चैनल पर बैठ रही हूँ। बिल्कुल, तो विषय आज का यही था। INDIA से पहले आपके सभी नेता, केसी त्यागी तो आपकी पार्टी के नेता है ना मैडम, उन्होंने भी सनातन धर्म पर ही आज बात की है। यही विडंबना है कि बीजेपी जिसने 9.5 साल शासन किया विदेश में, आज उनके पास में मुद्दे पर बोलने के लिए जवाब नहीं है। आज उनको अपने किए गए वादे का जवाब नहीं देना है, अब हमें क्यों रोजगार का जवाब नहीं देना है। आपने इतना गुस्सा दर्ज करा दिया, ठीक है, अभी सुनिए मेरा जवाब सुनिए। आप हमें भी घसीट लाया बीच में, सुन लीजिए। ये भी हमने बोला। रीमा जी से समय मांग लिया है, 2 मिनट मैं कह रही हूँ। मैंने कहा कि बीजेपी 2 का 20 हो गया अनुप्रिया जी, जवाब देना है। ठीक है अनुप्रिया जी, आपने सवाल खड़ा किया, मैं जवाब लेती हूँ बीजेपी से। हालांकि यही सवाल तहसीन पूनावाला ने पूछा था, अभी सिद्धार्थ यादव इस पर जवाब दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं सिद्धार्थ जी आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगी। मैं देखिए थोड़ा सिंपल भाषा में समझाता हूं। हालांकि अभी तिवारी जी कह रहे थे पढ़े लिखों पे बड़ी टिप्पणी कर रहे थे, मैं नहीं जानता, मैं कभी टिप्पणी भी नहीं करता वो कितने पढ़े लिखे। मेरे पास 4 डिग्री हैं, एक फॉरेन की है, 3 दिल्ली विश्वविद्यालय की हैं। अगर उससे भी ज्यादा पढ़ा जाए, मैं वकील भी हूं पेशे से, तो पता नहीं, मैं 1 डिग्री और करूंगा तिवारी जी, आपके लिए करूंगा, पर आप कितने पढ़े लिखे वो मुझे नहीं पता, इसलिए इससे बचना चाहिए। अभी अनुप्रिया जी ने कोई क्वेश्चन पूछा, सिंपल भाषा में जवाब देता हूं। ये नॉर्मलाइज करने की जो एक प्रक्रिया है ना, कि सब बोलते हैं ऐसा, तो ये तो इंडी वालों ने भी बोला, ये ऐसा तो एनडीए भी बोलती है, सब नहीं बोलते हैं ऐसा, ना ही ये सबका एजेंडा है। हमारी तो स्पष्टता है, जब जब जिसने जहां बोला, वो अगर हमारा घटक दल रहा हो, आप मुझे उदाहरण बताइए कि हम उनके साथ उस सत्ता में सरकार में रहे हो, हम तुरंत छोड़ देते। अरे आपको आजकल बड़े चहेते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो आजकल क्या बयान देते हैं, हमारे साथ भी रहे थे बीच में, हम मानते हैं राजनीति है, लोग आते हैं, हमारे दल में भी आए थे, जब वो हमारे साथ आए थे तो उनके मुंह से निकलती थी ऐसी बात? कभी नहीं निकली, क्योंकि वो जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी है, ये एनडीए का अलायंस है, अगर यहां बोलूंगा तो मेरे को उखाड़ बाहर फेंकेंगे, मेरे को धक्के मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। पर आपके साथ जाते ही कैसे हिम्मत बढ़ जाती है इतनी? आपके साथ जाते ही ये कैसे हो जाता है कि मन से सनातन विरोधी पूरा गुबार निकल कर आता है? और तिवारी जी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आजकल मेरे को ये उद्धव गुट के लोगों को देख करके बड़ी हंसी आती है। अगर बाला साहब जिंदा होते तो आज बहुत पीड़ित होते। आप कहां से कहां आ गए? मतलब आज आपके नेता कह रहे हैं कि जब राम मंदिर में यात्रा जाएगी तो गोधरा की तरह कांड होगा। अरे बाला साहब होते तो कहते कि एक एक राम प्रेमी को अपने कंधे पे बैठा करके ले जाऊंगा और कोई आंच नहीं आ सकती। और आज आप इस स्तर पर आ गए और आप जस्टिफाई कर रहे हैं उदयनिधि स्टालिन को, प्रियंक खड़गे को, पूरे इस गठबंधन को। अरे आप अपने मन में पक्का करिए कि ऐसे लोग जो ऐसा भाषण देते हैं, हम उनके साथ कतई नहीं बैठेंगे, एक भी बैठक में नहीं जाएंगे। जब तक उदयनिधि स्टालिन माफी नहीं मांगते तब तक हम नहीं जाएंगे। आपके सोचने करने से कभी ये सनातन को कुछ नहीं होगा। सनातन आदि से है, अनंत तक है, और आप जितना चाहे उसको बर्बाद कर लें, वो आपकी प्रयास सक्सेसफुल नहीं। जरा मुझे जवाब देना पड़ेगा। लेकिन ये 1 मिनट, किशोर तिवारी जी, ये आपका हिंदुत्व जिस पर आप वापस लौटने की बात कर रहे थे, ये वही हिंदुत्व है क्या? ये गोधरा वाला बयान जो है, इस पर से अभी तक मुझे समझ नहीं आया क्लैरिटी क्या थी, क्या कहने की कोशिश थी, और इसीलिए मुद्दे तो आप खुद ही बीजेपी को दे देते हैं ना फिर उठाने के लिए अपने खिलाफ। अरे देखो रीमा जी, मैंने पढ़ाई पे नहीं बोला था, ज्ञान पे बोला था। डिग्रियां तो आजकल न्यूपोर्ट यूनिवर्सिटी से भी बीजेपी के बहुत नेताओं के पास है। मैं डिग्रियों पे बोला नहीं था। 1 मिनट, मेरे बीच में मत बोलो, मुझे बोलने दो। एक गंभीर विषय पे बोल रहा हूं मैं। देखो प्रकाश आंबेडकर जो बाबा साहेब आंबेडकर के नाती है, उन्होंने भी बोला है कि राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त दंगे हो सकते। सीनियर एडवोकेट लॉबी ने भी यही बोला है। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि सभी आर्थिक नीतियों पे, रोजगार के विषय पर, किसानों के समस्या के विषय पे, महंगाई पर मोदी सरकार विफल होने के वजह से चुनाव के पहले राम मंदिर के उद्घाटन के वक्त शायद बहुत दंगे कराकर देश में, क्योंकि देखो सनातन के ठेकेदार बन के बैठे। देखो रविशंकर प्रसाद। किशोर तिवारी जी, मैं ऑब्जेक्शन देती हूँ इस बात पर, एज अ पत्रकार भी मैं ऑब्जेक्शन देती हूँ। और कम से कम देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और वो नेता जो खासकर उनकी बात का इंपैक्ट पड़ता है, उनको क्या देश में ऐसे बयान देने चाहिए तहसीन पूनावाला कि दंगे करवा सकते हैं, दंगे होने वाले हैं, राम मंदिर देखने मत जाइए, ट्रेन में बैठकर कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्या इस तरह की बयानबाजी देश में करना उचित है किसी भी नेता को? अगर बीजेपी ये करती तो भी इस बात का ऑब्जेक्शन किया ही जाता ना तहसीन पूनावाला। बीजेपी
अगर करती नहीं, बीजेपी करती इस तरह के बयानबाजी और उनपे कोई एक्शन नहीं होता। मैंने आपके शो की शुरुआत में एक चैलेंज दिया था, महेश शर्मा का नाम नहीं आएगा मुख पर, दिलीप घोष का नाम नहीं आएगा मुख पर, नहीं आया। हिम्मत है, सिर्फ तहसीन पुनावाला में नहीं, केसी वेणुगोपाल साहब, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये मेरी शर्त है डिबेट में, बीच में नहीं, बीच में बिल्कुल नहीं, एक्सपोज मुझे करने में बहुत मजा आता है, तो बीच में नहीं। केसी वेणुगोपाल से लेके सुरजेवाला से लेके कमलनाथ जी ने सबने कहा गलत है, आप और तहसीन ने भी कहा गलत है। तहसीन बहुत छोटा अंश है, लेकिन आपने उतनी भी हिम्मत नहीं कहने को गलत है। जो गलत है उसको गलत तहसीन ट्विटर पे भी कहता है, रीमा जी के शो में भी कहता है, छाती ठोक कर कहता है कि गलत है। आप में हिम्मत नहीं है, ये फर्क है आप में और मेरे में, ये अंतर है। दूसरी बात, आप बिल्कुल कह रहे थे, सही कह रहे थे डीएमके के बारे में, और आप कह रहे थे कि अगर डीएमके अगर कोई आपके साथ होता तो इस तरह की बयानबाजी नहीं करता। 1998 में हर्षवर्धन जी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। किस तरह के बयानबाजी करुणानिधि जी ने किया था भगवान राम के बारे में, किन शब्दों का प्रयोग किया था, जो शब्दों का प्रयोग नरेश अग्रवाल ने किया था उससे भी ऊंचे, उससे भी छिछोरे शब्दों का प्रयोग किया था। 1999 में इनके गठबंधन के पार्टनर थे डीएमके, और उन्होंने रिफ्यूज किया अपने शब्दों को वापस लेने के लिए, उस डीएमके के साथ अलायंस किया। चलो छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे नए देश की कहानी। चलिए, परसों G20 का डिनर था, क्यों बुलाया स्टालिन साहब को? बुलाकर सेल्फी खींच रहे, निर्मला सीतारमण बात कर रहे, क्यों बुलाना था? नहीं बुलाते, करते बॉयकॉट, सारा देश आपके साथ था। आप करें तो लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर लीला, ऐसा नहीं चलेगा। और लास्ट चीज अपनी बात खत्म करता हूं, आपने कहा आपके गठबंधन में किसी में हिम्मत नहीं इस तरह के बयानबाजी करने को। निषाद साहब ने किन शब्दों का प्रयोग किया था भगवान राम के पिताजी के बारे में, राजा दशरथ के बारे में? हिम्मत थी आपको इनको कुछ बोलने में? आज भी इस शो में भी आपकी हिम्मत नहीं है निषाद साहब के बारे में बोलने के। वो आप कैबिनेट मिनिस्टर है आपकी सरकार के अंदर उत्तर प्रदेश में, जिन शब्दों का प्रयोग किया था रीमा जी, अगर वो शब्दों को दोहराया जाए आपका शो समाप्त होगा, मैं जेल में जाऊंगा। इन शब्दों के प्रयोग एक उत्तर प्रदेश का कैबिनेट मिनिस्टर भगवान राम के पिताजी के बारे में करता है। क्या किया इन्होंने? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्या किया, माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया, माननीय गृह मंत्री ने क्या किया? हम कहते हैं गलत है, आप हिपोक्रेट हो, आप मतलब बीजेपी। तहसीन पूनावाला, मेरा सवाल कुछ और था। मैंने कहा था क्या उद्धव ठाकरे जैसे नेता को इस तरह का बयान देना सही था कि राम मंदिर देखने जाएंगे तो दंगे हो जाएंगे, मत जाइए, गोदरा हो सकता है? मेरा सवाल आपसे यह था, किसी भी नेता को क्या इस तरह का देश में बयान देना चाहिए? उन्होंने ये नहीं कहा कि मत जाओ देखने, उन्होंने ये कहा कि देखिए कि कोई ऐसी घटना ना हो। मतलब क्या हुआ कारण देश, इसका मतलब यह हुआ कि उनके पास कोई इंटेलिजेंस अगर है तो वो देश के गृह मंत्री को दे दे। मैं आपको काउंटर सवाल पूछता हूं, अगर माननीय उद्धव ठाकरे साहब के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, क्यों माननीय अमित शाह जी ने उनसे वो इंफॉर्मेशन नहीं ली? गृह मंत्री उनके पास लेना चाहिए इंफॉर्मेशन। मतलब उद्धव ठाकरे जो अभी ऐसी किसी पद पे नहीं है, उनके पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आ सकती है, लेकिन गृह मंत्री के पास नहीं है वो रिपोर्ट। लेकिन गृह मंत्री के पास इंटेलिजेंस है। तहसीन भाई ये कह रहे हैं कि तहसीन भाई कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय अब उद्धव ठाकरे को पूछताछ के लिए बुलाए या गिरफ्तार करे या अफवाह फैलाने में या हेट स्पीच में, क्या कह रहे हैं? साफ साफ कहिए ना, क्योंकि ये तो हेट स्पीच है। अगर आप ये बिना किसी इनपुट के, और उन्होंने कुछ नहीं बताया अब तक, तो अगर वो नहीं बताना चाह रहे तो आप लोगों को बताएं। और मैं कम से कम इस मामले पर बहुत स्पष्ट हूं, इस तरह की अफवाह फैलाने वाली बयानबाजी करने वाले नेताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय इसे हेट स्पीच मानना चाहिए। क्यों सुओ मोटो संज्ञान नहीं ले रहा, यह सवाल है। और मैं कहूंगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को इसका संज्ञान लेना चाहिए और एजेंसियों को जाकर उद्धव ठाकरे से पूछताछ करनी चाहिए, क्योंकि विशुद्ध रूप से अफवाह फैलाना हेट स्पीच है। किशोर तिवारी जी, मैं एक सेकंड में उत्तर दे दूं, एक लाइन में। मतलब आप लोग अलायंस में ही हैं तो कोई भी किसी एक ही लाइन में हर्षवर्धन सर, महाराष्ट्र में भी इनकी सरकार है और केंद्र में भी इनकी सरकार है, पूछताछ कीजिए। तो यही तो मैं भी कह रहा हूं, आप कह रहे हैं ना वही, आप उद्धव ठाकरे को नहीं करेंगे क्योंकि ये फ्रॉड है भाजपा वाले। मैं आपको कह रहा हूं हर्षवर्धन जी, इनसे बड़ा फ्रॉड। सिद्धार्थ यादव, सिर्फ इसी बात का उत्तर नहीं, मैं बात कर लूं। जब कोई इंटेलिजेंस होती है ना तो मंचों पे भाषण नहीं दिए जाते, इंटेलिजेंस होती है तो गृह मंत्री जी को पत्र लिख देते, पर आप किसी पद पर नहीं, आप कहीं है नहीं, सारी इंटेलिजेंस आप ही को है। और ये जो भय की राजनीति आप लोग करते हैं ना और उसको जस्टिफाई करते हैं, ये एक्सपोज्ड है, इसलिए आप अपनी हिपोक्रेसी मत दिखाइए। एक मिनट, मैं बात करूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देश में उद्धव ठाकरे नहीं, बहुत सारे जाने माने वकीलों ने, जैसे प्रकाश आंबेडकर साहब ने भी ये शंका जताई है कि बीजेपी देश में अशांति मचा के पोलराइजेशन कर चुनाव लड़ना चाहती है।
और मैंने रविशंकर प्रसाद जी का और संदीप पात्रा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी। वो सनातन के मुद्दे को इतना उठा रहे हैं, तो अभी तहसीन ने बता दिया कि डॉक्टर करुणानिधि ने जब कहा था तो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि वो विद्वान है, उन्हें रामायण पे रिसर्च किया है, उनकी जानकारी सशक्त है। तो फिर और डीएमके से एनडीए का अलायंस भी था, तो ऐसा है एआईडीएमके से पूछो कि उनकी क्या राय है, तो वो नहीं पूछेंगे। और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपको मैं बहुत सीरियसली लेता था, आप तो सारे डायरेक्ट बीजेपी के प्रवक्ता के रूप में आ रहे हो। जब भी कोई एनालिसिस करे तो आप उसको बीजेपी का प्रवक्ता कह देते हैं। ये तो नया ही ट्रेंड चल रहा है देश में अभी। रीमा जी, मैं निवेदन कोई अपनी बात रखे तो वो मोदी मीडिया है, शुरुआत ही उसी से होती है। हर्षवर्धन जी, किशोर जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, हम लोग बड़े हैं। मैं बता रहा हूँ विचलित आजकल बहुत हैं। बोलिए किशोर जी, बोलिए। नहीं, देखो हर्षवर्धन जी, आप है ना एकदम एक तरफा बोल रहे थे। अरे कोई नेता कहीं मीटिंग में बोले, देखो ब्राह्मणवाद के खिलाफ तामिल का जो आंदोलन है उसमें तो ब्राह्मणों को वहां से हटा दिया था, निकाल के बाहर किया था। अब आपको पूरी हिस्ट्री मालूम है, उसके बावजूद भी आप कहते कि डीएमके के ये लोग कहते हैं नहीं, इंडिया अलायंस का ऑफिशियल वर्जन है। अरे हम सनातनी है, सनातनी और हिंदू की बात कर रहे थे ना। जो शाश्वत धर्म है, जो सदा रहने वाला धर्म है, जैसे अग्नि का धर्म है जलना, पानी का धर्म है ठंडा करना, वैसा धर्म है। वो शुद्ध धर्म वेदों में है, वेदांत में है, जिसे सबने माना है। तो ये सब चीजें आप समझा दीजिए ना डीएमके को भी थोड़ी सी। नहीं किशोर जी, मैं यही कह रहा हूं कि ये आपको पता नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं। आप शिवसेना से आते हैं, आप तो यही राजनीति करते थे। आज आप मुझे कह रहे हैं कि मैं एक पक्षी दिख रहा हूं। शायद अभी कुछ साल पहले तक आपको मैं अपने पक्ष का दिखता रहा हूंगा। पत्रकार के तौर पर यही होता है किशोर जी, आप पाले बदलते हैं, इसलिए पत्रकार आपको पक्ष बदलता दिखता है। पत्रकार वहीं तब भी खड़ा था, आज भी वहीं खड़ा है। और मैं फिर से कह रहा हूं, सनातन के समूल नाश की राजनीति करुणानिधि को लाभ दे सकती है, उनके परिवार को। करुणानिधि के बाद उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे। लेकिन देश में कांग्रेस पार्टी के अंत की ओर जाएगी, और कांग्रेस को ही तमिलनाडु से इस राजनीति से बाहर किया। और ये भी सबके ध्यान में हो, आप एक शब्द का नाम ले रहे हैं। नहीं, इसको मैं पूरा करूं। आप एक शब्द कह रहे हैं ब्राह्मणवाद। तमिलनाडु में कौन सा ब्राह्मणवाद है मुझे बताइए। और क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में पिछले कितने वर्षों से कौन सा मुख्यमंत्री है जो ब्राह्मणवाद की निशानी है? लालू प्रसाद यादव ब्राह्मण है, मुलायम सिंह यादव ब्राह्मण है, कौन नीतीश कुमार ब्राह्मण है? आप जरा मुझे बताइए। महाराष्ट्र की राजनीति में कौन सा ब्राह्मणवाद है, आप मुझे बताइए। आप अरे भाई मैं आपसे सवाल बता रहा हूं, मुझे लगता है कि जाति के नाम पर घृणा फैलाना बंद करना चाहिए। देश की राजनीति उचित नहीं। किशोर जी रुकिए, अनुप्रिया जी भी बहुत देर से बोलने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट, जल्दी से जवाब दीजिए। 1 मिनट मैं बोल दूं ना, मैं जरा जवाब दे देता हूं। हर्षवर्धन जी, डीएमके के इन बयानों से शिवसेना बिल्कुल ही अपने को दरकिनार करती है और हमारा सख्त विरोध है। और इंडिया अलायंस में अगर डीएमके के ऐसे ही बयानबाजी चलती रही तो रहना न रहना ये भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि मोदी के आतंकवाद को निपटने के लिए, तानाशाही को निपटने के लिए हम यहां से इनके साथ आए हैं। हम सनातन के अपमान के लिए नहीं आए हैं। और हम तो स्पष्ट है। ठीक है। और उद्धव ठाकरे का कोई अरेस्ट वगैरह करे तो मैं अभी कह रहा हूं, सिद्धार्थ, अगर तुम में दम है और केंद्र सरकार में दम है तो उद्धव ठाकरे को हाथ लगा दे। अरे हमारे इनपुट बहुत सॉलिड है। हाँ, दंगे गोधरा में आपने क्या कराया था, हमारे पास सब मालूम है। सॉलिड इनपुट है तो ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहे तिवारी जी? कहीं आप ही तो नहीं? रीमा जी अब मैं बोल लूं? अनुप्रिया जी, ये तीसरा ऐसा मुद्दा है अनुप्रिया जी जिस पर किशोर तिवारी जी ने कहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम गठबंधन से बाहर आ जाएंगे। पहला वीर सावरकर का मुद्दा था, तब उन्होंने कहा था अगर ऐसा ही बयान चलता रहा कांग्रेस का तो हम गठबंधन से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद ये मुद्दा आया और इसके बीच में भी लगातार कई मुद्दे आए, तो बार बार शिवसेना का रुख ये रहता है। तो अभी ये तय कर पाना मुश्किल हो गया है कि वो आखिर कौन सा मुद्दा होगा। मोदी को सत्ता से ओके अनुप्रिया जी,
अनुप्रिया जी। रीमा जी अभी आपके शो में बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमें चैलेंज कीजिए कि क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अभी तक सनातन या हिंदू धर्म के खिलाफ में बोला, हम उनके साथ में हैं। और अभी पुनेवाला जी ने भी कहा कि संजय निषाद जो आपके कैबिनेट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने प्रभु श्री राम के पिता पे सवाल उठाया, माता सीता पे भी सवाल उठाया। आप उनके साथ में हैं और आप सत्ता में उनको बना के रखे। पहली बात, आप जो बात आप कह रहे थे, आप यहाँ एक्सपोज होते हैं। दूसरी बात, यूपी में आपकी सरकार है, कॉरिडोर आपने बनाया, क्या आपको पता है 355 मंदिर को तोड़ा गया है और जिसका पुनर्स्थापन भी नहीं किया गया है। आप अगर हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, आप जरा सनातनी हैं, आपने दोबारा उस मंदिरों को क्यों नहीं किया, पुनर्स्थापित क्यों नहीं किया? हमें राज्य मार्ग जो बना है, जो बिहार से गुजरा है, उसको बिहार की सरकार ने पुनर्स्थापित किया है। दूसरी बात, जो अभी हमारे साथ में प्रवक्ता बोल रहे थे कि सनातन के मुद्दे पे जनता दल यूनाइटेड भी अपने आप को वही खड़ा रखता है। यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई भी, किसी को अधिकार नहीं है कि सनातन, मैं कहती हूं किसी भी धर्म पे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। और चेतावनी है कि कोई इस तरह की बात इस देश में ना करे, क्योंकि लड़ाई यही है कि देश के संविधान खतरे में है। क्योंकि देश को संविधान बदलने का प्रयास किया जा रहा है, देश के नाम को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यही हमारी लड़ाई है। जो सरकार वर्तमान में है वो संविधान के खिलाफ में है, तो हम संविधान अनुप्रिया जी घुमा फिरा कर 40 मिनट बाद फाइनली अनुप्रिया जी 40 मिनट बाद आप उस मुद्दे पर आ गई। मैंने यही तो आपसे पहला सवाल पूछा था कि क्यों नहीं आज की बैठक में जो बात आप कह रही हैं पुरजोर तरीके से, वो बात वहां पर प्रस्ताव के तौर पर सामने आती, लेकिन तब आपने मुझ पर राशन पानी लेकर गोदी मीडिया और क्या क्या कह दिया। यही तो सवाल था मेरा आज का आपसे। नहीं रीमा जी ठीक है, मैं फिर आ रही हूँ आपके सवाल पे कि इंडिया गठबंधन जो अलायंस हुई है, ये इसलिए नहीं हुई है, मैं फिर कह रही हूँ, ये संविधान बचाने के लिए है, देश के युवा के हक के लिए है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, रोजगार के लिए है, महंगाई पे बात करने के लिए। जो आज का युवा अपने आप को पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, महिलाएं जो जहां डबल इंजन की सरकार है वहां अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। देश की यह हालत हो गई है। क्या देश के इतिहास में कभी ऐसा हुआ था क्या कि महिलाओं को निवृत्त ओके ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं अनुप्रिया जी, लेकिन इन इंपॉर्टेंट मुद्दों के बीच में फिर लल्लन सिंह जब कह देते हैं ना कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे देश का, वही देश का नेतृत्व करने लायक है, तभी तो फिर डिरेल हो जाती है ना ये ट्रेन आपकी INDIA की। फिर आप मीडिया पर चढ़ जाएंगे कि हम फिर ये सवाल लेकर आते हैं। अब लल्लन सिंह ने जो बयान दिया गठबंधन में उथल पुथल करने के लिए, वो तो हमने उनसे नहीं कहा था ना कहने के लिए, वो तो उन्होंने खुद किया था। मैं 2 सेकंड आपको समय लूंगी जल्दी से। कि यह है कि आपने जिस क्लिप को देखा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बयानों की, वह हमारे नालंदा जिला के हरनौत में कार्यकर्ता सम्मेलन की बैठक है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां के कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापन किया है कि इस मिट्टी को धन्यवाद कि आपने ऐसे नेता को जन्म दिया है, इस नेता को निकाला जो बिहार की राजनीतिक में तो शासन में है ही और देश को भी दिशा दे रहे हैं। दिशा इस सेंस में था रीमा जी कि जो बीजेपी के लिए एक मिनट रीमा जी, जो विपक्षी एकता जो थी, दूर की ढोल थी, विपक्षी एकता की बैठक चाय पानी की बैठक थी, आज वो मजबूत विपक्ष है और आज के देश को चैलेंज कर रही है। प्रधानमंत्री के हम दावेदार हैं, हम अपने आप को महागठबंधन के सूत्रधार मानते हैं और मजबूत सूत्रधार मानते हैं कि देश के तमाम उन विपक्ष के दलों को हमने एक मंच पे लाया है जो अलग अलग विचारधारा से वाकिफ रहते हैं, अलग अलग राज्य में। ओके सिद्धार्थ यादव जी, क्लैरिटी हो गई। तीनों ही दल जो यहाँ पर हैं सब कह रहे हैं वो सनातनी भी हैं और सनातन धर्म के साथ है, तो टॉपिक तो फिर खत्म हो गया ना आज का। अब तो आप इसको मुद्दा नहीं बनाएंगे, फिर सबका रुख तो साफ ही हो गया है कि सब सनातनी है और पुरजोर विरोध करते हैं डीएमके का। देखिए रीमा जी, सारे हमारे इंडिया अलायंस वाले साथी बैठे हैं, इसलिए सबकी बातों का जवाब दूंगा। बहुत सी बात कही गई, पर एक शेर कहना चाहता हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मतलब उसको डिफेंड करने के लिए जो उदयनिधि स्टालिन ने बोला, आप इतिहास के हर पन्ने पर चले गए, किसने कब कहां क्या कैसे बोला। आज की बात नहीं करेंगे, 2024 की बात नहीं करेंगे, और आप कहते हैं कि आप सनातन के विरोधी नहीं है। हम मान लेते अगर आप में से कोई भी एक उस बयान को सुनकर के उतना रोषित होता जितने हम हुए। हम तो बहुत पीड़ा में हैं, हम तो रोष में हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हम कह रहे हैं कि ऐसी बात देश में नहीं कही जाएगी, यह गैर संवैधानिक बात है। आप में से एक नहीं कह पाया,
आप बैठकों में जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी की कर रहे हैं, उन बैठकों में जाकर के आप ना जाने क्या चर्चा करते हैं। अभी एक बहुत अच्छी सी बात कही कि ये हमारा अलायंस का एजेंडा नहीं है, हम तो दूसरी चीजों के बारे में बात करना चाहते हैं। तो करते, आप बेरोजगार की बात करिए, आइए कल अनुप्रिया जी उस पर डिबेट करते हैं, मैं आपके साथ आऊंगा। आप महंगाई पर बात करिए, आइए हम उस पर बात करेंगे। पर आपने उसको ना बात करके आपने तय किया कि हम सनातन को गाली देने पर बात करेंगे, और एक व्यक्ति ने नहीं, आपकी सारी पार्टियों में होड़ लग गई कौन कौन जाएगा और उदयनिधि स्टालिन का समर्थन करेगा। यह बाई एक्सीडेंट नहीं होता, यह प्रायोजित है। हमारी भी बैठक हुई थी गठबंधन की, रीमा जी, हमारे भी घटक दल निकल करके आए। उस बैठक के बाद तो कोई नहीं निकल कर आया जिसने सनातन को गाली दी हो, और आपकी तीसरी बैठक खत्म होते ही 2 दिन बाद उदयनिधि स्टालिन निकल करके आ गए, और सारे लगातार नेता बयान दे रहे समर्थन में। प्रियांक खड़गे को छोटे नेता है क्या? ए राजा को छोटे नेता है क्या? या ये इनके मुख्यमंत्री के बेटे को छोटे नेता है क्या? अरे आपके प्रमुख घटक दल हैं, और आप यहां पर टीवी चैनल पर खड़े होकर यहां पर बोलते हैं हम उनका समर्थन नहीं करते, बस चाय उनके साथ पिएंगे, हम कोऑर्डिनेशन कमेटी करेंगे, हम मरेंगे साथ, जिएंगे साथ, साथ में लेंगे, चुनाव साथ में लड़ेंगे। पर सनातन वाला विषय थोड़ा सा अलग है, और वहां पर हमारे तिवारी जी कह रहे हैं बस थोड़ा सा और ये बोले, मतलब अब तक जितना बोला वो बर्दाश्त है। आपको बर्दाश्त होगा तिवारी जी, हमको बर्दाश्त नहीं है। अगर आपकी ये विचारधारा ये राजनीति के लिए ना बदली होती तो शायद आपने भी कह दिया होता कि ये बर्दाश्त नहीं है, हम इस गठबंधन को छोड़ करके जा रहे हैं, पर आपने ऐसा नहीं बोला। इसलिए ये बात देश देख रहा है कि किसको ये बर्दाश्त है और किसको बर्दाश्त नहीं है। आपकी हिपोक्रेसी, आपकी सच्चाई देश के सामने। ओके, तहसीन पूनावाला। ये जोश, ये गुस्सा, ये क्रोध बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। काश इसका 1% जोश, 1% क्रोध, 1% इसका इंपैक्ट माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दिखा देते। स्टालिन साहब के साथ तो डिनर कर रहे थे, चाय पे चर्चा की आप बात कर रहे तो मन की बात कर रहे थे, और निर्मला सीतारमण जी और स्टालिन सर किस तरह से फोटोज खींच रहे थे G20 डिनर पे। थोड़ा नहीं बुलाते, बता देते, देश के सामने एग्जाम्पल देते कि आप नहीं करेंगे। आप, मैं दोबारा से कहता हूं, आप करे तो लीला, कोई और करे तो कैरेक्टर दिला। एक चीज से मैं बात समाप्त करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। अनुप्रिया जी से मैं पहली बार इत्तेफाक नहीं रखता हूं। क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी भी प्रधानमंत्री बनने के योग्य है, उद्धव ठाकरे जी भी है, राहुल गांधी जी भी है, शरद पवार जी भी है। हमारे गठबंधन में सब लोग योग्य है, और छाती ठोक के कहते योग्य है। वन मैन शो थोड़ी ना है, 1.5 लोग थोड़ी ना चलाएंगे देश को, मिलकर देश को चलाएंगे। रीमा जी, मिलकर देश को चलाएंगे जहां पर बोलने की असल आजादी हो। और नीतीश कुमार जी भी गाइडिंग लाइट बनेंगे, शरद पवार जी भी बनेंगे, उद्धव ठाकरे जी भी बनेंगे, राहुल जी भी बनेंगे, खड़गे जी भी बनेंगे। 1.5 लोग का पार्टी नहीं है, राहुल जी और खड़गे जी दोनों बनेंगे। सब में योग्यता है, ममता बनर्जी में भी है, केजरीवाल जी में भी है। ये तो इस अलायंस की खास बात है, सब में योग्यता है, और यहाँ पे 1.5 लोगों में भी किसी में योग्यता नहीं है। हर्षवर्धन जी, ये फर्क है, सब में योग्यता है तो बात ही ये तो बात एक अलग तरीके के लेवल पर आ गई है। अब राहुल गांधी, जिनको लेकर सब लोग पुश करने में लगे हैं कि राहुल गांधी के नाम को अब क्लैरिटी आ जानी चाहिए, लेकिन अब तहसीन पूनावाला ने कह दिया कि हर दल के नेता, उद्धव ठाकरे जिनका नाम अभी तक आया ही नहीं था कभी पीएम पद की दौड़ के लिए, लेकिन अब उनका भी नाम आ ही गया फाइनली। बेस्ट चीफ मिनिस्टर, बेस्ट फॉर्मर पहली बात तो ये कि योग्यता उतनी ही इस देश के हर उस व्यक्ति में है जो चुनाव लड़ सकता है, लेकिन बन सकता है क्या? ये ठीक वैसे ही है कि आईएएस का एग्जाम निकालने के लिए बस ग्रेजुएट होना है, कहीं से भी 3 साल का बीए का स्नातक का पाठ्यक्रम कर लीजिए पूरा, आप आईएएस बन सकते हैं। लेकिन बन सकते हैं और बन जाएंगे, बड़ा फासला होता है तहसीन भाई। और सचमुच इन सारे नेताओं का जिनका आप नाम ले रहे हैं, इनमें से कोई उसके आसपास नहीं है। आप जरा फासला तो सोचिए, इस देश के लोकतंत्र में कहां से तय होता है? लोकसभा में चुने हुए जनप्रतिनिधियों से। 300 के बाद दूसरा नंबर कहां है, जरा बताइए आपकी पार्टी का। और आप कह रहे हैं इतने प्रधानमंत्री पद के दावे जा रहे हैं, सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, कैसी बात कर रहे हैं आप? थोड़ा तो कम से कम किसी आधार पर तथ्य के साथ बात करिए। बाकी तो आप प्रधानमंत्री बन जाइए, हम बड़ा खुश हो जाएंगे, किशोर जी बन जाए, अनुप्रिया जी बन जाए, सारे लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार। इसमें दिक्कत क्या है? आया था, आपने देखा होगा हर्षवर्धन जी और बाकी बिल्कुल वो जरा हम चलाएंगे एक बारी। नहीं, उसे चलाना चाहिए, बड़ा रोचक है वो इसी टॉपिक पर, क्योंकि हम चर्चा उस लेवल पर आ गई है। एक बार जरा वो वीडियो प्ले कीजिए, उस पर फिर मैं बात करती हूँ। Yes, can I ask you one question? Yes. Are you going to leave the opposition alliance? Oh my God. You're all wondering, huh? It depends on people, you know. We believe that. तो ये
जो बात तहसीन पूनावाला कह रहे हैं और जो हर्षवर्धन जी ने कही, लगभग उसी से मैच खाता हुआ वीडियो है। जब श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ आज मुलाकात हुई ममता बनर्जी की, तो उनका भी इंटरेस्ट इसी बात में था कि इंडिया में आखिर जो आपका गठबंधन है उसका चेहरा कौन होगा। और ममता बनर्जी ने मना नहीं किया कि ये सब लोग मिलकर तय करेंगे। तो मन में लड्डू फूटा जैसा भाव था। उन्होंने कहा कि लोगों पर डिपेंड करता है। तो किशोर जी, यही तो बात है जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं। अनुप्रिया जी, आ रही हो आपके पास। मैं तहसीन पूनावाला की इस बात से तो सहमत हूं कि नीतीश कुमार हो या शरद पवार जी हो और ममता बनर्जी हो या उद्धव जी ठाकरे हो या राहुल गांधी या खड़गे जी हो, प्राइम मिनिस्टर बनने की सब में क्षमता है। लेकिन मैं बहुत चुस्त दुरुस्त सोचता हूं कि 150 के करीबन 150 के ऊपर ही सांसद कांग्रेस के चुन के आने वाले हैं, तो राहुल गांधी अगले प्राइम मिनिस्टर बनना तय हो चुका है। लेकिन हर्षवर्धन जी ने आज के समीकरण में पूछा कि किसके पास कितने सांसद है। देखो, लोग अपनी ओपिनियन बदलते रहते। बीजेपी के भी 2 सांसद थे, आज 300 के ऊपर आए हैं, तो आने वाले समय में फिर से 2 होने वाले हैं, क्योंकि 10 साल में हमने देख लिया कि उन्होंने जो कोर इश्यूज है इंडिया के सामने, जो विकास का चाहिए था, कृषि का जो चाहिए था, इतना क्या G20 में भी अमेरिका के साम्राज्यवाद के खिलाफ में कुछ बोले नहीं। वहां की मुर्गियां आने लगेंगी, वहां की दालें आने लगेंगी, वहां की सब्सिडी पे बोले नहीं। तो हमने पूरा भारत बेचने का जो निर्णय लिया है उसको रोकने के लिए इंडिया अलायंस आया है। ये हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आप समझ लो। मुझे लगता नहीं, सिद्धार्थ से तो मैं उम्मीद ही नहीं रखता, क्योंकि वो तो कह रहे थे कि हमारा बहुत खून खौल रहा है। अरे तुम्हारा खून क्यों नहीं खोल रहा है जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इतने बड़े बेरोजगारी बढ़ी है, इतनी महंगाई बढ़ी है। उन्होंने चैलेंज किया है कि एक दिन वो बेरोजगारी पर, महंगाई पर चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वो कह ही चुके हैं ना। हर्षवर्धन जी को मैं जरा शुक्रिया कहूंगी, उनको जाना है। लेकिन सिद्धार्थ जी, राहुल गांधी वो उन्होंने डिक्लेयर कर ही दिया किशोर तिवारी जी ने। तो सवाल ये है कि यहां पर अभी जब सनातन पर बहस चल रही है और चेहरा राहुल गांधी, जिनको लेकर किशोर तिवारी जी तो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि अगले प्रधानमंत्री वही बनेंगे। देखिए रीमा जी, सच्चाई ये है कि वैसे तो तिवारी जी ने डिक्लेयर कर दिया, बाकी लोग कितने खुश होंगे वो तो वही जान रहे होंगे। ममता जी की पूरी पार्टी रील्स पे रील्स, पूरा सोशल मीडिया भर दिया है कि ममता जी से बेहतर प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता। जो गठबंधन शुरुआत जिसने की थी कि हम सभी सीटों पे एक साथ लड़ेंगे, वो आज इस पर आ गया, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक लड़ पाए उतना साथ लड़ेंगे। जो विधानसभा में तो छोड़ ही दीजिए हम साथ लड़े, लोकसभा में भी एज फार एज पॉसिबल। वास्तव में सच्चाई यह है कि यह सच कहा तहसीन भाई ने कि सब लोग जो हैं ये सब क्षमता रखते हैं प्रधानमंत्री की, क्योंकि इनके यहां पैरामीटर दूसरा है। सनातन को कौन कितनी गाली देगा उस हिसाब से प्रधानमंत्री चुना जाएगा, और निश्चित रूप से सब लोग बराबर की गाली दे रहे हैं, तो सब बिल्कुल बराबर के हकदार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। अब देश किसको चुनेगा है तो देश को तय करना है। पर वास्तव में भी जो तिवारी जी G20 पर सवाल उठा रहे थे, वो तो देश ने देखा है। G20 पर भी आपको पता नहीं, आप टीवी देख रहे थे, आप घृणा में टीवी भी बंद कर दिया था, देख भी नहीं रहे थे। पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि देश वो मॉडल भी देखना चाहता है कि जहां एक और टीवी पर पूरा विश्व, उनके सभी बड़े नेता राजघाट पर जाकर के गांधी जी को अपने जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और वहां पर विदेश में बैठ करके हमारे आपका जो प्रधानमंत्री आपने डिक्लेयर किया अभी, वो जाकर के कह रहा है कि भारत में तो गांधी और गोडसे की लड़ाई है। ये भारत का जो विभाजन, ये जो बंटवारे का काम है, ये आप लोग करते हैं। हम लेकर के आए विश्व के नेताओं को गांधी जी के दर पर, और हमने श्रद्धांजलि अर्पित कराई, पर आप अपनी ग्रसित मानसिकता से बाहर नहीं आ सकते। ओके, फाइनल कॉमेंट अनुप्रिया जी, तहसीन और किशोर जी, क्या अब ये वक्त नहीं है कि आप लोग सीधे तौर पर ये जो सनातन का मुद्दा है इस पर फुल स्टॉप लगाने के लिए ये कह दें बात कि कम से कम इस मुद्दे पर अब कोई बयानबाजी नहीं होगी, जो होगा 4 दीवारी के अंदर बंद कमरे में होगा, अगर ऐसे कोई बयान है और नहीं है? अनुप्रिया जी। रीमा जी, अभी आपके शो में हर्षवर्धन जी कह रहे थे, नंबर्स की बात कर रहे थे। ये नंबर्स 2019 के हैं बीजेपी के पास में। 2024 का चुनाव बचा है, तो ये जनता मालिक है, जनता बताएगी कि नंबर किसके पास होंगे, कौन होगा। और आप जिस चेहरे की बात कर रहे थे बीजेपी के अंदर में ना, वो चेहरे वैसे हैं जो पूरे देश के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, जिनके नेता ने कह दिया कि हमारे वादे जो है वो जुमले हैं। ऐसे जुमले हम करते रहते हैं। हमारे पास में वो नेता है, वो प्रधानमंत्री मोदी जी है, जो मणिपुर में बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा था, लेकिन वो चुप थे, उनको बोलने नहीं आ रहा था। लेकिन इनका खून खोलेगा कि भाई आपने सनातन पे कह दिया, इनका खून नहीं खोलता है।
कि जब ये अपने वादे को जब कह रहे थे अमित शाह जी कि हमारे वादे जुमले हैं, वक्त नहीं अनुप्रिया जी, वक्त नहीं, हमें प्रोग्राम खत्म करने का समय आ गया है। फाइनल कमेंट जल्दी से तहसीन पूनावाला, एक लाइन में जल्दी से। जिन महिलाओं को नंग परेड करवाया गया वो हमारे भारत और हिंदुस्तान की थी या नहीं थी? जिन रेसलर सनातन वो सनातन वो जिन महिलाओं को नंग परेड करवाया गया वो एक्ट सनातन के खिलाफ था। तो माननीय प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बोला? जिन रेसलर्स को प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरे घर का हिस्सा है, उनको एक बीजेपी एमपी ने शोषित किया है, उनको सस्पेंड नहीं किया, वो सनातन के खिलाफ है या नहीं है? वो सनातन के खिलाफ है या नहीं है? ये लोग न सनातन के हैं, न देश के हैं, न महिलाओं के, न किसी के। ये लोग सिर्फ अपने, इसलिए मैं कहता हूं ऐसा कोई सगा नहीं जिनको भाजपा नहीं सगा नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। और 5 की पंचायत में आज इतना ही, लेकिन हम आपको जरा सीधे लिए चलते हैं बीजेपी मुख्यालय दिल्ली, जहां पर कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मीटिंग होने वाली है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की, उससे पहले जब वहां पर वो पहुंचेंगे तो उनके भव्य स्वागत की पूरी तरह से तैयारी की गई है और सभी कार्यकर्ता और नेता मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का G20 की जो सफलता रही है उसको लेकर अभिवादन देंगे और खासकर उनका स्वागत करेंगे। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जरा हम उन्हीं का रुख करते हैं। शैलेंद्र, क्या तैयारी है? 6:30 बजे से ये कार्यक्रम होना है जिसमें प्रधानमंत्री का स्वागत और अभिवादन किया जाएगा। देखिए, आप जानते हैं कि आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर, और जैसे ही ये बात एक तरह से सामने आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय आ रहे हैं, केंद्रीय मुख्यालय आ रहे हैं, हमने देखा कि तमाम बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। बैठक तो केंद्रीय चुनाव समिति को लेकर है, लेकिन G20 के सफल ऐतिहासिक आयोजन को लेकर हम देख रहे हैं कि दिल्ली और यहाँ पर हमारी तेलंगाना के कार्यकर्ता से बातचीत हुई, वो यहाँ पर आए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करना चाहते हैं, उन्हें कोटि कोटि बधाई देना चाहते हैं। तो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली और उसके आसपास में दिल्ली के केंद्रीय मुख्यालय में इस वक्त मौजूद है। और अभी अब जानते हैं कि 6:30 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो सकता है कि यहाँ पर जो कार्यक्रम है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक वो शुरू हो, लेकिन उसके ठीक 1-1.5 घंटे 2 घंटे पहले ही हम देख रहे हैं कि लगातार बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता केंद्रीय मुख्यालय पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने के लिए, स्वागत करने के लिए, और एक बेहद उत्साह का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कार्यकर्ता इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिस तरह से ऐतिहासिक सफल आयोजन हुआ है G20 का, उससे भारत की साख दुनिया भर में बढ़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए आज केंद्रीय मुख्यालय में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में तमाम बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। शैलेंद्र, ये हम तस्वीरों में तो देख ही रहे हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। तो वैसे तो नॉर्मली होता है कि सीईसी की जब बैठक होती है तो उसके मेंबर्स जो हैं वही नेता आते हैं वहां पर, लेकिन आज लगता है कि आयोजन कुछ अलग है, तो नेता भी कुछ और जुड़ेंगे क्या? और साथ में क्या प्रधानमंत्री कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे? ऐसा भी कुछ कार्यक्रम है उसमें? देखिए, इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बीजेपी नेता शामिल होंगे और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य होंगे। लेकिन केंद्रीय कार्यालय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि दिल्ली भाजपा के तमाम नेता कार्यकर्ता और आसपास के कार्यकर्ता पहुंचे हैं, इसलिए कि G20 का इतना सफल आयोजन हुआ है तो कार्यकर्ता काफी उत्साहित है। उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सफल आयोजन के बाद पहली बार बीजेपी के मुख्यालय पहुंच रहे हैं केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने, तो उत्साह में लबरेज कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने। जहां तक संबोधन की बात है तो इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे और चूंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीटों में उम्मीदवारों के नामों पर विचार होगा, लेकिन जब केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब हम देखेंगे कि कार्यकर्ताओं का हुजूम उनका स्वागत करता नजर आएगा। और निश्चित तौर पर उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी निराश नहीं करेंगे, कम से कम उनका अभिवादन स्वीकार कर लेंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिएगा क्योंकि सभी लोग देशवासी देखना चाहते हैं कि जब प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे तो किस तरीके की जो वहां तैयारी है, और सुबह से ही सबको इंतजार है कि G20 की सफलता का पूरी तरह से जो ये स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है उसकी तस्वीरें क्या होंगी। आप बने रहिएगा, आपके पास दोबारा लौटेंगे। फिलहाल 5 की पंचायत में आज इतना ही। एक दूसरे बुलेटिन के साथ और खबरों के साथ रितु वर्मा जुड़ेंगी अभी। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें
खबरों के बीच हमारे साथ मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज 9।